अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स। सॉलिड स्टेट फिज़िक्स के लेक्चर सीरीज़ में सभी फ्रेंड्स को वेलकम करते हैं। आज के लेक्चर में हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक की स्टार्टिंग कर रहे हैं और उस टॉपिक का नाम है बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड। इस थ्योरी को दो साइंटिस्ट ने एक्सप्लेन किया, ठीक है। एक का नाम था क्रोनिंग, दूसरे का नाम पेने। इस थ्योरी का जो दूसरा नेम है वो है क्रोनिंग पेने मॉडल। हम सबसे पहले ये जानेंगे कि बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड की ज़रूरत हमें क्यों पेश आई। तो हम इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स चैप्टर को स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। जिस चैप्टर को हम स्टडी कर रहे हैं उसका नेम है इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल, ठीक है। तो यूँ कह दें कि बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड जो है ना इस पूरे चैप्टर का बेस है, ठीक है। हमें जो है ना तमाम की तमाम इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ जितनी भी हैं कि किसी मेटल से रिलेटेड, ठीक है, वो तमाम हमें जो है ना बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड से ही मिलती हैं। अब तक हमने इस चैप्टर में दो थ्योरीज़ को जो है ना एक्सप्लेन किया है। फर्स्ट थ्योरी जो थी वो है क्लासिकल थ्योरी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, जिसे ड्रूड लॉरेंट थ्योरी भी कहते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट फिर हमने जो है ना क्वांटम फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी को भी पढ़ा था। फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी या फिर ड्रूड लॉरेंट थ्योरी तो थी, तो उसके अकॉर्डिंग तो हम जो है ना इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल्स को जो है ना एक्सप्लेन नहीं कर सकते, क्योंकि उसके अंदर काफ़ी ड्रॉबैक्स हैं, ठीक है। लेकिन अगर क्वांटम फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी की बात की जाए तो ये काफ़ी पैरामीटर्स को एक्सप्लेन कर लेता है, जिस तरह से स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हैं और इसके अलावा मीन फ्री पाथ ऑफ कॉपर हैं, ठीक है। तो इन तमाम चीज़ों को जो है ना क्वांटम फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी एक्सप्लेन करता है। लेकिन फिर भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं ऐसी, ठीक है, मेटल से रिलेटेड, जो कि क्वांटम फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी उनको एक्सप्लेन नहीं कर सकता। जिस तरह से जो है ना कुछ मेटल्स हमारे पास जो है ना गुड कंडक्टर्स होते हैं, कुछ सेमी कंडक्टर्स होते हैं और कुछ इंसोलेटर्स होते हैं, तो इनके बारे में जो है ना क्वांटम फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देता। ये जस्ट फ्री इलेक्ट्रॉन्स के बारे में या इलेक्ट्रॉन के जो है ना फ्री बिहेवियर के बारे में हमें बताता है। तो क्वांटम फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी के अकॉर्डिंग तो फिर जितने भी मटेरियल हैं हमारे पास वो सब के सब जो है ना वो कंडक्टर्स ही हैं। तो सेमी कंडक्टर, इंसोलेटर और गुड कंडक्टर के बारे में ये इन्फॉर्मेशन नहीं देता। बैंड थ्योरी की स्टार्टिंग से पहले हम पहले ये देखेंगे कि क्वांटम फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी के अंदर आखिरकार क्या खामियां थी कि हम इसे जो है ना मेन थ्योरी कंसिडर नहीं कर रहे, ठीक है। बेसिक थ्योरी जो कि इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए होती हैं, तो हम इसे वो थ्योरी कंसिडर नहीं कर सकते, बल्कि बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड को ही रियलिटी हम लेते हैं कि हम जो रियल प्रॉपर्टीज़ हैं मटेरियल से रिलेटेड वो बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड ही एक्सप्लेन करता है, ठीक है। तो पहले हम क्वांटम फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी के बारे में कुछ अल्फाज लिखेंगे। The quantum free electron theory of metal assume that electron in metal experience constant potential। क्लियर, ये बात हमने स्टार्ट में ही पढ़ी थी कि क्वांटम फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी के अकॉर्डिंग जो कि इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है, क्रिस्टल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन हैं वो कम्प्लीटली फ्री है, वो ज़ीरो पोटेंशियल कंसीडर करता है, ठीक है। फिर इस ज़ीरो पोटेंशियल को हमने जो है ना श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के अंदर लगा के फिर हमने जो है ना इसका वेव फंक्शन निकाला था। क्लियर, आपको याद आ रहा होगा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप काइंडली देख लें, प्लेलिस्ट में जाके उस वीडियो को देख लें, क्वांटम फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी को। क्लियर। क्वांटम फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी की पहली बात क्या थी कि इलेक्ट्रॉन जो है वो ज़ीरो पोटेंशियल पे होता है किसी भी क्रिस्टल के अंदर, एंड कम्प्लीटली फ्री टू मूव अबाउट द क्रिस्टल, और क्रिस्टल के अंदर कम्प्लीटली फ्री होता है, सही है। हालांकि ऐसा नहीं होता। बैंड थ्योरी के अकॉर्डिंग जो है ना वो इलेक्ट्रॉन जो है क्रिस्टल के अंदर कम्प्लीटली फ्री नहीं होता, बल्कि वो पीरियोडिकली अरेंज होता है, ठीक है। पीरियोडिक पोटेंशियल फील करता है, किसी जगह पे फ्री होता है तो किसी जगह पे फ्री नहीं होता, ठीक है। ये एक खामी थी इसके अंदर, क्वांटम फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी के अंदर के इलेक्ट्रॉन जो है ना कम्प्लीटली फ्री है, ज़ीरो पोटेंशियल फील करता है किसी क्रिस्टल के अंदर। अब दूसरा पॉइंट क्या है, क्वांटम फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी डज नॉट एक्सप्लेन व्हाई सम मेटल्स आर गुड कंडक्टर, सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर। तो इन चीज़ों के बारे में भी जो है ना क्वांटम फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देता, सही है। अब हम बैंड थ्योरी की प्रॉपर डेफिनेशन करेंगे, सही है। अब हम देखते हैं कि बैंड थ्योरी क्या कहता है सॉलिड के बारे में, कि इलेक्ट्रॉन किस तरह से जो है ना पीरियोडिकली अरेंज हैं, ठीक है।
सो बैंड थ्योरी के अकॉर्डेंस जो है ना इलेक्ट्रॉन जो है ना किसी क्रिस्टल के अंदर क्या होते हैं, पॉजिटिव आयन फिक्स होते हैं, ठीक है, उनके बिटवीन में इलेक्ट्रॉन मूव करता है। सो बैंड थ्योरी के अकॉर्डेंस इलेक्ट्रॉन जब इस आयन के बिल्कुल करीब होगा, ठीक है, आयन्स के करीब होगा, तो उस वक्त इसका पोटेंशियल ज़ीरो होगा, ठीक है। लेकिन जब आयन से दूर होता जाएगा, बिटवीन द आयन्स होगा, उस वक्त उसका पोटेंशियल मैक्सिमम होगा। क्लियर हुई ना बात, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स जो है ना किसी क्रिस्टल के अंदर जब आयंस के करीब होगा, यानी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होगा आयंस के करीब, तो उस वक्त उसका पोटेंशियल मिनिमम होगा, ज़ीरो होगा, ठीक है। और बिटवीन द आयंस जब होगा तो उसका पोटेंशियल मैक्सिमम होगा, ठीक है। आयंस के करीब पोटेंशियल मिनिमम ज़ीरो, जब आयंस के बिटवीन आ गया, ठीक है, दो आयंस के बिटवीन, इसका पोटेंशियल मैक्सिमम होगा। यानी कि एक आयन से दूर होता जाएगा तो उसका पोटेंशियल बढ़ता जाएगा, और बिटवीन द आयन इसका पोटेंशियल ज़्यादा, ठीक है, आयंस के करीब इसका पोटेंशियल ज़ीरो। बस ये दो चीज़ें अपने जहन में रखनी है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन जब आयंस के करीब तो उसका पोटेंशियल ज़ीरो, और बिटवीन द आयंस होगा तो उसका पोटेंशियल मैक्सिमम, बिटवीन द आयन पोटेंशियल मैक्सिमम, बिटवीन द आयन पोटेंशियल उसका मैक्सिमम, ठीक है। आयंस के करीब इसका पोटेंशियल ज़ीरो, आयंस के करीब पोटेंशियल ज़ीरो, आयन के करीब पोटेंशियल ज़ीरो। तो इस तरह से जो है ना इलेक्ट्रॉन का पोटेंशियल जो है वो पीरियोडिकली वेरियस करता है, ठीक है। चूँकि क्वांटम फ्री थ्योरी के अकॉर्डिंग तो इलेक्ट्रॉन जो है ना ज़ीरो पोटेंशियल फील करता था, लेकिन बैंड थ्योरी के अकॉर्डिंग वो ज़ीरो नहीं करता, किसी जगह पे ज़ीरो होता है तो किसी जगह पे मैक्सिमम, तो यानी कि वो उसका पोटेंशियल इलेक्ट्रॉन का जो है वो वेरीज करता है, सही है। अकॉर्डिंग टू बैंड थ्योरी पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वेरियस पीरियोडिकली, ठीक है। पोटेंशियल इज ज़ीरो, ठीक है, नेयर, यानी कि v इज इक्वल टू ज़ीरो होगा, नेयर द आयंस, आयंस के करीब उसका पोटेंशियल ज़ीरो होगा, एंड मैक्सिमम v इज इक्वल टू वी नॉट कब होगा, बिटवीन द आयन, जब वो दो आयन के बिटवीन होगा तब उसका पोटेंशियल मैक्सिमम होगा। क्लियर। लेकिन अब हमने क्या करना है, अब वेव फंक्शन हमने जो है ना इसका कैलकुलेट करना है कि अब जो है ना इलेक्ट्रॉन का वेव फंक्शन किस तरह से आएगा। तो इलेक्ट्रॉन अब दो किस्म के पोटेंशियल को फील कर रहा है, ज़ीरो पोटेंशियल को भी और मैक्सिमम पोटेंशियल को भी, ठीक है। वो पीरियोडिकली अरेंज है इस तरह से पोटेंशियल। सो अब हम इसका वेव फंक्शन किस तरह से निकालेंगे। तो वेव फंक्शन को निकालने के लिए, चूँकि ये थ्योरी जो है ना क्रॉनिंग एंड पेने ने दी, ठीक है, तो इस तरह की शेप को हम मैथमेटिकली जो है ना नहीं लिख सकते, तो इस शेप को पहले हम एक बेटर शेप में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, एक रेक्टेंगुलर शेप में इसे जो है ना कन्वर्ट करते हैं। तो क्रॉनिंग पेने ने जो है ना ये तमाम जो है ना मैथमेटिकल रिलेशन दी, तो हम उसे समझेंगे यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे देखें कि यहाँ से यहाँ तक दो आयंस के बिटवीन का डिस्टेंस हम लेट्स सी के ए मान लेते हैं। क्लियर, दो आयन के बिटवीन डिस्टेंस ए मान लिया मैंने, ठीक है। तो एक्स एक्सेस पे जो है ना ये डिस्टेंस है, और वाई एक्सेस पे क्या है, पोटेंशियल है। ये पोटेंशियल है ना वाई एक्सेस पे इस तरह इंक्रीज कर रहा है। तो इस चीज़ को मैं, इस डायग्राम को मैं यू भी लिख सकता हूँ अपनी आसानी के लिए, ठीक है। मैंने जो है ना वाई एक्सेस पे पोटेंशियल ले लिया, एक्स एक्सेस पे मैं डिस्टेंस ले लेता हूँ। ये डिस्टेंस है ए डिस्टेंस, फिर ए डिस्टेंस, फिर ए डिस्टेंस। यहाँ से यहाँ तक बात करूँ तो 2a डिस्टेंस होगा, यहाँ से यहाँ तक 3a डिस्टेंस होगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक a डिस्टेंस है। और इस तरह से पोटेंशियल होगा, यहाँ पे पोटेंशियल लेट्स सी के 10 वोल्ट है, फिर 20 वोल्ट, 13 वोल्ट, और इस तरह से 50 वोल्ट है ना। तो इस शेप को मैं लिख सकता हूँ, ठीक है। पहले जो है ना आयंस के करीब इलेक्ट्रॉन का पोटेंशियल ज़ीरो है, आयंस के करीब इलेक्ट्रॉन का पोटेंशियल ज़ीरो, बिटवीन द आयंस होता है तो वो मैक्सिमम हो जाता है इस तरह से। अगेन फिर पोटेंशियल ज़ीरो, फिर बिटवीन द आयंस आता है तो उसका पोटेंशियल मैक्सिमम, फिर अगेन आयन के करीब आता है तो ज़ीरो, फिर आयंस के बिटवीन आता है तो पोटेंशियल मैक्सिमम, इस तरह से। ये शेप जो है ना मैंने रेक्टेंगुलर बनाई। अब इस शेप के अकॉर्डिंग्स जो है ना मैं जो है ना फाइंड आउट कर सकता हूँ वेव फंक्शन इलेक्ट्रॉन का। इस रीजन के अंदर ये पोटेंशियल बैरियर बन गया है ये, ठीक है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या है, मैक्सिमम पोटेंशियल फील कर रहा है, यानी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है। ये वाला रीजन ये बना हुआ है, ठीक है। ये क्या है, फ्री रीजन, यानी इलेक्ट्रॉन फ्री है यहाँ पे, v इज इक्वल टू ज़ीरो, क्योंकि जो है ना वो आयंस के करीब है, तो ये फ्री रीजन है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फ्री होगा, यहाँ पे फ्री नहीं होगा, यहाँ पे फ्री होगा, यहाँ पे फ्री नहीं होगा। तो ये पोटेंशियल, तो वो कौन सा पोटेंशियल, तो आप जानते हैं कि जहाँ पे इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होता, ठीक है, उस रीजन को हम पोटेंशियल बैरियर कहते हैं। जहाँ पे फ्री होता है उसे हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल वेल बोलते हैं। क्लियर हुई ना। चलें ये बातें लिख भी लेते हैं। ये जो रीजन है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन का पोटेंशियल मैक्सिमम है, ठीक है, v इज इक्वल टू वी नॉट है जहाँ पे,
तो इसको हम पोटेंशियल बैरियर कहते हैं। जहाँ पे V0 है उसे हम पोटेंशियल वेल कहते हैं। ये चीज़ें अपने क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर अक्सर पड़ी हुई होंगी। तो इस रीजन को जहाँ पे इलेक्ट्रॉन फ्री है इसे मैं रीजन 1 बोल देता हूँ, और इस रीजन पे जहाँ पे इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है वो V0 पोटेंशियल फील कर रहा है, उस रीजन को मैं रीजन 2 बोल देता हूँ। सही है। तो ये अगर इसको मैं जो है ना x = 0 मान लेता हूँ, तो आप जानते हैं यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना है, 2 आइंस के बिटवीन में ये डिस्टेंस है। ठीक है, तो यहाँ 0 से ये a तक डिस्टेंस है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस को मैं b बोल देता हूँ। अब इस रीजन के अंदर वेव फंक्शन क्या होगा और इस रीजन के अंदर वेव फंक्शन क्या होगा, अब मैं श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को यूज़ करके इन दोनों के लिए वेव फंक्शन निकालूंगा। तो आप इसकी पिक्चर ले लें, ये वाली डायग्राम जो है ना मैं अगेन बनाता हूँ और फिर इसकी कैलकुलेशन करते हैं। अब चूँकि ये हमारे पास रीजन 1 है, ठीक है, यहाँ पे पोटेंशियल क्या है, 0 है, और यहाँ पे पोटेंशियल V0 है। तो वेव फंक्शन हम यहाँ पे निकालेंगे फॉर रीजन 1। ठीक है, पोटेंशियल यहाँ पे 0 है। सो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन हमारे पास इस तरह से होती है, 1 डायमेंशनल। ठीक है, और चूँकि V हमारे पास 0 है तो ये टर्म जो है ना 0 हो जाएगी, निगलेक्ट हो जाएगी, और बाकी टर्म हमारे पास कुछ इस तरह से बच जाएगी। अब मैं इस टर्म को अगर यहाँ ले जाता हूँ और इसे इस साइड पे ले आऊँ तो ये पॉजिटिव टर्म हो जाएगी। क्लियर, इन चीज़ों का आपको पता होगा। सही है। सो इस टर्म को हम वैसे तो k² के इक्वल रखते थे, ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम चूँकि, या आप ठीक है इसे फिर k1² भी कह सकते हैं, लेकिन सिंपलिसिटी के लिए मैं इसे α² बोल रहा हूँ। सो यहाँ पे जो है ना 2me और h² को α² के इक्वल रखते हैं। ठीक है, क्योंकि फिर जो रीजन 2 के लिए होगा वहाँ पे भी आप β² कर सकते हैं, बुक को फॉलो कर लेते हैं, आप k1² या k2² भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। फिर ये इस तरह से हो जाएगा हमारे पास, और इसे हम इक्वेशन नंबर 1 कह सकते हैं। अब रीजन 2 की बात करें तो यहाँ पे पोटेंशियल क्या है, V0, तो वही श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। ठीक है, यहाँ पे Vx की जगह अब हमने V0 यूज़ करना है। क्लियर, और ये टर्म जब वहाँ चले जाएगी तो ये नेगेटिव हो जाएगी और psi2 इनमें कॉमन आ सकता है, और इस टर्म को मैं वहाँ ले जाऊँ तो ये नेगेटिव है, V0 को मैं पहले और इस E को बाद में लिखता हूँ तो ये नेगेटिव भी इस साइड पे पॉजिटिव हो जाएगी, और इस सारी टर्म को जब मैं यहाँ ले आऊँ तो ये वाला क्या हो जाएगा, नेगेटिव टर्म बन जाएगी। अब यहाँ पे जो है ना, हाँ सॉरी, यहाँ पे psi2 भी साथ आता है, ये psi2। क्लियर, और इसके बाद फिर क्या करना है, ये जो psi2 के साथ है इसे अब मैं β² के लेट कर लेता हूँ, इसे हम β² के इक्वल रख देते हैं। ठीक है, सो β² हमारे पास आ जाएगा 2m और h² V0 माइनस e। इस टर्म को मैंने β² के इक्वल किया तो मेरे पास ये डिफरेंशियल इक्वेशन बच जाएगा, t² psi2 ओवर dx² माइनस β² psi2 इक्वल टू 0। इसे इक्वेशन नंबर 2 बोल देंगे। क्लियर, सो ये वेव फंक्शन, अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास बन गई है। अब चूँकि पोटेंशियल हमारे पास क्या है, पीरियोडिक है। पोटेंशियल जो है ना, अगर एक आइन के से हम दूसरे आइन तक की बात करें तो v जो है ना डिस्टेंस चूँकि a है, पोटेंशियल बढ़ता चला जाता है। जब आइन से इलेक्ट्रॉन दूर होता जाता है तो पोटेंशियल बढ़ता जाता है, यानी कि पोटेंशियल के अंदर जो पीरियोडिसिटी है वो कुछ इस तरह से है, Vx = Vx + a। ठीक है, इस तरह से हर आइन के कंपेयर में जब दूसरे आइन तक जाते हैं तो a का इजाफा होता है पोटेंशियल के अंदर। पहले Vx था पोटेंशियल, नेक्स्ट आइन के पास गया तो Vx + a होता है। Vx + a के लिहाज से जो है ना पोटेंशियल पीरियोडिकली अरेंज है हमारे पास। लेकिन अगर यहाँ पे बात करें तो इस वेव फंक्शन को हम पीरियोडिक पोटेंशियल के लिहाज से किस तरह से हम कन्वर्ट कर सकते हैं, बात की समझ आ रही है ना आपको, कि इस वेव फंक्शन, ये वेव फंक्शन जो है इसको पीरियोडिक पोटेंशियल के लिहाज से आप हमने जो है ना कन्वर्ट करना है। तो आप सोचिए कि ऐसा क्या तरीका होगा कि हम इस वेव फंक्शन को पीरियोडिक पोटेंशियल के लिहाज से अरेंज करें। तो ब्लॉच फंक्शन का नेम आपने सुना होगा, ब्लॉच फंक्शन ने, ब्लॉच ने जो है ना इस प्रॉब्लम को सिंप्लीफाई किया। तो मैथमेटिक्स के अंदर जहाँ कहीं भी हमें जो है ना वेरिएबल वैल्यूज़ या पीरियोडिक वैल्यूज़ चाहिए होती हैं तो वहाँ पे हम ब्लॉच फंक्शन का यूज़ करते हैं। सो ब्लॉच फंक्शन को यूज़ करके जो है ना हम इस वेव फंक्शन को सिंप्लीफाई करेंगे। तो ये हमारे पास अब तक 2 इक्वेशन आई हैं, तो इन वेव फंक्शन को हमने जो है ना वेरिएबल पोटेंशियल के लिहाज से जो है ना अरेंज करना है बाय यूजिंग ब्लॉच फंक्शन। यूजिंग ब्लॉच थ्योरम, ब्लॉच थ्योरम हमारे पास क्या होता है,
साई ऑफ एक्स इज इक्वल टू म्यू के एक्स ई की पावर आयोटा के एक्स, ये इसे हम इक्वेशन नंबर 3 बोलते हैं। अब इस इक्वेशन का फ़ायदा क्या है, इस इक्वेशन के अंदर ये जो यू के ऑफ एक्स आपको नज़र आ रहा है ना, ये पीरियोडिसिटी को शो करता है किसी भी पीरियोडिक वैल्यूज़ के लिए। इस वजह से हम इस इक्वेशन को यूज़ कर सकते हैं। वेयर म्यू के ऑफ एक्स, ये जो टर्म है, हैज़ पीरियोडिसिटी म्यू के ऑफ एक्स इज इक्वल टू म्यू के ऑफ ए, फिर फर्दर जो है ना म्यू के ऑफ 2a और 3a, इस तरह से जो है ना ये पीरियोडिसिटी को शो करता है। सो इस फंक्शन को हम यूज़ कर सकते हैं। अब इसको आप चूँकि हमने इक्वेशन 1 और 2 के अंदर जो है ना, अब साई ऑफ साई के डिफरेंशियल वैल्यूज़ को हमने लगाना है, इस वेव फंक्शन को हमने उसके अंदर लगाना है, चूँकि वहाँ पे जो है ना डिफरेंशियल फॉर्म में था साई, तो इस वजह से हम जो है ना इसको 2 टाइम डिफरेंशिएट करेंगे, फिर हम इक्वेशन 2 के अंदर इसे ये इक्वेशन 1 या 2 के अंदर यूज़ कर पाएंगे। सो इस इक्वेशन को हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएट 3 विद रिस्पेक्ट टू एक्स जब आप करेंगे तो ये टर्म एज इट इज़, इसे प्रोडक्ट रूल से आप कर सकते हैं, ये एक टर्म और ये दूसरी टर्म, ये टर्म एज इट इज़, तो ये टर्म डिफरेंशिएट हो जाएगी, प्लस अब ये टर्म एज इट इज़ और ये टर्म डिफरेंशिएट हो जाएगी, ठीक है। आयोटा के एज इट इज़ आ जाएगा और इसका डेरिवेटिव जो है ना इस तरह से होता है। क्लियर? 2 टाइम डिफरेंशिएट करना है हमने, ठीक है, तो इसे अगेन फिर डिफरेंशिएट कर दें विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो यहाँ पे भी प्रोडक्ट रूल अलग लगेगा और यहाँ पे अलग लगेगा। क्लियर? सो ये टर्म एज इट इज़, इस टर्म का जो डेरिवेटिव लेंगे 2 टाइम, तो ये इस तरह हो जाएगा, पहले तो एक दफ़ा लिया हुआ है, अगेन लेंगे तो ये 2 टाइम हो जाएगा, प्लस फिर ये टर्म एज इट इज़ और इस टर्म को हमने डिफरेंशिएट किया तो ये इस तरह से आया सिंपली। अब यहाँ पे भी हम प्रोडक्ट रूल यूज़ कर सकते हैं, आयोटा के तो चले कांस्टेंट हैं, अगर शुरू में लिखते हैं तो इन टर्म को हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ये टर्म एज इट इज़ या ये सारी टर्म एज इट इज़, इस टर्म को डिफरेंशिएट किया, फिर ये टर्म जब मैं एज इट इज़ रखूँगा और इस टर्म को डेरिवेट करूँगा तो आयोटा आयोटा क्या हो जाएगा -1, तो ये इस तरह से आ जाएगा। क्लियर? म्यू के को मैंने इन चीज़ को मैं इस चीज़ को मैंने एज इट इज़ रखा हुआ था और इस चीज़ को डिफरेंशिएट किया तो इस तरह आया, तो इस चीज़ के अंदर ही मुझे आयोटा के एक और मिला, वो इससे मल्टीप्लाई होकर ये वाला नेगेटिव हुआ और के से मल्टीप्लाई होकर के स्क्वायर हो गया। नज़र आ रहा है आपको? चले ठीक है, तो अब मैं इसको तरतीब के साथ भी लिख सकता हूँ। इस टर्म को मैं स्टार्ट में ले आऊँगा, बिल्कुल स्टार्ट में मैंने लिख दिया, ठीक है। ये टर्म और ये टर्म, ठीक है, सेम है, तो ये 2 हो जाएंगी, प्लस हो जाएंगी ये दोनों टर्म, और इस टर्म को मैंने आखिर में ले आया। सो इसको मैं बोल सकता हूँ इक्वेशन नंबर 3 तो पहले बनाया हुआ है, तो ये इक्वेशन नंबर 4 है, ठीक है। अब यहाँ पे जो k है ना, अगर मैं जो है ना इक्वेशन 1 के अंदर यूज़ करता हूँ जहाँ पे वेव फंक्शन साई 1 है, तो k1 अगर मैं करूँगा तो साई 1 हो जाएगा, k2 करूँगा तो साई 2 हो जाएगा, ठीक है। तो अब इस इक्वेशन 4 को मैं इक्वेशन 1 और 2 के अंदर यूज़ करूँगा। सो इक्वेशन 1 हमारे पास इस तरह से था, ठीक है। इस वजह से हमने ब्लॉक फंक्शन को 2 टाइम डिफ्रेंशिएट किया, तो वो हमारे पास इस तरह से आया। ये वाली वैल्यूज़ मैंने साइड पे लिख दी, इसे हमने इक्वेशन नंबर 4 कहा था, है ना। सो ये इक्वेशन 4 है, इसे अब इक्वेशन 1 में यूज़ करेंगे, तो यहाँ पे चूँकि म्यू के था, ठीक है, अगर ये मैं 1 कर दूँ, यू 1 कर दूँ, ठीक है, तो साई भी इधर से 1 हो जाएगा। सो ये आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे जो स्मॉल के था और ये वाला के, ये डिफरेंट टर्म है। क्लियर? अब यहाँ पे जो है ना मैं इसकी वैल्यू लगा दूंगा, सारी की सारी वैल्यूज़ यहाँ तक आ गई। क्लियर? ये तमाम वैल्यूज़ आ गई। अब अल्फ़ा स्क्वायर और साई ऑफ 1 क्या है, ये ब्लॉक फंक्शन है, ठीक है। साई है, साई को 2 टाइम डिफरेंशिएट किया, यहाँ पे पुट किया, और साई को 1 टाइम डिफरेंशिएट यहाँ पे। सो साई की क्या वैल्यू थी, साई ये थी μ1 साई 1 μ1 ई की पावर आयोटा के एक्स, ठीक है। ये ब्लॉक फंक्शन, ब्लॉक थ्योरम के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो साई 1 की वैल्यू मैं यहाँ पे लगा दूँ, इसे 2 टाइम डिफरेंशिएट करके हमने ये वैल्यूज़ अभी निकाली थी। क्लियर? सो ये वैल्यूज़ आपने यहाँ पे लगा दी। अब यहाँ पे एक टर्म कैंसिल हो रही है, ई की पावर आयोटा के, ठीक है, सब में मौजूद है, तो सब में ही आप कैंसिल कर दें एक तो, ठीक है। और ये इस टर्म को मैं पहले लिख सकता हूँ एक तरतीब के साथ, ठीक है। टी स्क्वायर यू अपॉन और डी एक्स स्क्वायर को पहले लिख दिया, फिर उसके बाद इस टर्म को मैं लिख देता हूँ +2 आयोटा के du1 और dx, इस तरह से आ गया। फिर इस टर्म को मैंने यहाँ पे लिख दिया और ये वाला टर्म जो बचता है ये वाला आ गया। यहाँ पे अब u1 कॉमन आ रहा था, तो u1 मैंने कॉमन ले लिया। अल्फा स्क्वायर चूँकि पॉजिटिव टर्म है पहले और ये नेगेटिव टर्म बाद में, क्योंकि मैंने प्लस का u1 कॉमन लिया हुआ है। क्लियर? सो इस इक्वेशन को मैं बोल दूंगा समथिंग इक्वेशन नंबर 5।
अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन 4 को इक्वेशन 2 के अंदर भी यूज़ करेंगे। तो इक्वेशन 2 हमारे पास इस फॉर्म में था। सो जहाँ पे जो है था u2 था, वहाँ पर u1 था, उसे हमने u2 कर दिया और साइ 1 को साइ 2 कर दिया। जस्ट क्लियर। अब इस इक्वेशन को हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, ठीक है। डी स्क्वायर u2 और डी एक्स स्क्वायर की जगह ये सारी वैल्यूज़ मैंने यहाँ तक लगा दी, माइनस बीटा स्क्वायर एज इट इज़ u2 जो है ना, ये ब्लॉक फंक्शन यहाँ पे आ गया इक्वल टू 0। अब वही टर्म जो है ना यहाँ पे भी कैंसिल हो रही हैं, जो एक्सपोनेंशियल टर्म है वो यहाँ पे भी कैंसिल हो रही हैं सिंपली। सो डी स्क्वायर u2 ओवर डी एक्स स्क्वायर को पहले लिख दिया, प्लस इस टर्म को फिर लिख दिया, ठीक है। 2 आयोटा के भी साथ आ रहा है और ये वाला टर्म फिर आ गया और फिर इसके बाद ये वाला टर्म भी इस तरह से आ जाता है। अब यहाँ से जो है ना माइनस का u2 मैं कॉमन ले सकता हूँ। जब माइनस का u2 मैं कॉमन लूँगा तो बीटा स्क्वायर प्लस के स्क्वायर जो है ना मेरे पास जो है ना पॉजिटिव के आ जाएंगे इक्वल टू 0। इसे मैंने इक्वेशन नंबर 6 कह दिया। सो यहाँ तक आज का लेक्चर हम रोक देंगे, ठीक है। अभी जो है ना बाकी के स्टेप भी रहते हैं, जिस तरह के हमने अब जो है ना इन दो मेन इक्वेशन जो हमने बनाई है, इक्वेशन 6 और इससे पहले जो इक्वेशन 5 थी, सही है, ये हमने इन द टर्म ऑफ जो है ना वेरिएबल पोटेंशियल लिख दिया है। अब हम इनके सोल्यूशन निकालेंगे, फिर उनके डिटर्मिनेंट से जो है ना उनके वैल्यूज़ निकालेंगे। सो चूँकि वीडियो भी काफ़ी लेंथी हो रही है तो नेक्स्ट पार्ट में जो है ना इसके बाकी के स्टेप करेंगे। सो कोई भी अगर आपको डाउट है तो आप कमेंट सेशन में ज़रूर पूछ सकते हैं। सो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।